गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम सीखते हैं टाइम कैसे बताएं। समय को बताने के कई लोग बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं, तो आज हम सीखते हैं समय को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। हाथ में जो हम घड़ी पहनते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिस्ट वॉच। क्या बोलते हैं? रिस्ट वॉच। लेकिन हमारी जो घर पर घड़ी लगी रहती है वो भी टाइम बताती है, उसको हम बोलते हैं क्लॉक। जो दीवार पर लगी हुई घड़ी होती है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लॉक। लेकिन आपने देखा हो कहीं मार्केट में बहुत बड़ी इमारत पर भी एक बहुत बड़ी टाइम बताने वाली घड़ी लगी रहती है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं टावर क्लॉक। क्या बोलते हैं? टावर क्लॉक। मैं मार्केट जा रहा हूँ, रास्ते में एक व्यक्ति ने मुझसे पूछ लिया, भाई टाइम क्या हुआ है? अगर आपको किसी व्यक्ति से टाइम पूछना है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आसानी से आप बहुत आसानी से टाइम पूछ सकते हैं। आज से टाइम पूछने के लिए कि अभी टाइम क्या हुआ है, कितने बजे हुए हैं, उसको इंग्लिश में एक ही सेंटेंस में पूछेंगे, व्हाट इज टाइम लाइक। कैसे पूछेंगे? व्हाट इज टाइम लाइक। दोस्तों अगर अभी 5 बजे हुए हैं, बिल्कुल फिक्स, बड़ा कांटा 12 पर और छोटा कांटा 5 पर है, बिल्कुल फिक्स 5 बजे हुए, मुझे बताना है कि 5 बजे हुए। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, जब भी हम नेचुरल सेंटेंस स्टार्ट करते हैं उसकी शुरुआत इट से करते हैं, तो हम समय को भी इट से शुरू करते हैं। अगर 5 बजे हुए हैं मुझे बताना, तो बोलेंगे 8 इज 5 o'clock। ओ क्लॉक का यूज आप केवल एक ही जगह कर सकते हैं जब समय पूरा फिक्स हो। अगर पूरे 5 बजे हुए हैं, मुझे बताना है 5 बज रहे हैं, तो बोले 8 इज 5 o'clock। दोस्तों अगर 5:15 हो गए, 5:15 बज चुके हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। 15 मिनट गुजर गए हैं तो सीधा सीधा सेंटेंस बोलेंगे 8 इज 15 past 5। कैसे बोलेंगे? इट इज 15 past 5। अगर मान लीजिए 5:30 बज चुके हैं और आपको बताना है कि 5:30 बज गए, कोई बात नहीं, बिल्कुल आसानी से। अब कितने मिनट गुजर गए? 30 मिनट गुजर गए, सीधा सीधा सेंटेंस बनाएंगे 8 इज 30 past 5। क्या बोलेंगे? इट इज 30 past 5। अगर मुझे इसको दूसरे तरीके से बोलना है तो इसको दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे? वेरी सिंपल, इट इज हाफ पास्ट 5। क्या बोलेंगे? इट इज हाफ पास्ट 5। दोस्तों अगर समय और बढ़ गया है, मतलब कि 5:45 हो गए, तो हम सिंपल बोल देंगे वही फॉर्मूला जो पहले यूज किया था, इट इज 45 past 5। कैसे बोलेंगे? इट इज 45 past 5। लेकिन अगर इसको और अच्छे तरीके से बोलना है तो आप और अच्छे तरीके से भी बोल सकते हैं, मतलब कि 5:45 हुए हैं, इसका मतलब सीधा सीधी बात है कि 6 बजने वाले हैं। जब आपको लगे कि 6 बजने वाले हैं, कोई समय होने वाला है, तो उसके लिए यूज करते हैं क्वार्टर। और क्वार्टर वर्ड के साथ डियर माय डियर फ्रेंड्स एक वर्ड यूज करते हैं टू। अगर लग रहा है कि 5:45 हो गए, लगभग 6 बजने वाले हैं, तो बोलेंगे 8 इज क्वार्टर टू 6। कैसे बोलेंगे? इट इज क्वार्टर टू 6। दोस्तों अगर किसी ने पूछा टाइम, और टाइम पूछते ही जैसे आपने घड़ी देखी और उसमें देखा कि 4:10 हुए हैं, अब इसको किस तरीके से बोले? सिंपल फॉर्मूला, जो समय गुजर चुका है कैसे बताएंगे? 8 इज 10 past 4। क्या बोलेंगे? इट इज 10 past 4। घड़ी चलते चलते अगर 4:20 हो गए तो इसको किस तरीके से बोलेंगे? इट इज 20 past 4। क्या बोलेंगे? इट इज 20 past 4। माय डियर फ्रेंड्स, समय को बोलना तो बड़ा आसान है, बताना आसान है। लिखते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा, कई लोग लिखते वक्त काफी गलतियां करते हैं, और वो भी छोटी छोटी गलतियां। स्पीकर बनने के साथ साथ थोड़ा एक अच्छा राइटर बनने की भी कोशिश करें आप। अगर किसी ने पूछा कि कितने बजे हुए, आपकी घड़ी में ठीक 4 बजे हुए हैं और आपको लिखना है कि 4 बज गए हैं, बोले 8 इज, जो आप 4 लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, वो नंबर्स में ना लिखें, उनकी पूरी स्पेलिंग लिखें आप। तो हम क्या बोलेंगे? 8 इज 4 o'clock। क्या बोलेंगे? इट इज 4 o'clock। नंबर्स का यूज नहीं करना आपको स्पेलिंग का यूज करना है, आपको वर्ड का यूज करना है। ओके, हम जानते हैं हर काम को करने का एक तरीका होता है, वे होता है, और जब कोई काम सिंसियर वे में किया जाए, डिसिप्लिन में होकर किया जाए, तो उस काम के जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफी पॉजिटिव और बेहतर होते हैं, और उसमें परफेक्शन और क्वालिटी नजर आती है। जब हम खाना बनाने के लिए किचन में जाते हैं
तो कई लोगों को आपने देखा होगा, उन्हें यही नहीं मालूम कि खाना बनाने की सबसे पहली प्राथमिकता क्या है, खाना बनाने के लिए सबसे पहला रूल क्या है, उसको लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए किसी भी ढंग से खाना बनाने लगते हैं। दोस्तों, खाना बनाने से पहले मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ कि खाना बनाने से पहले हमेशा इतना याद रखें कि जब आप किचन में एंट्री लें तो आप अपने ड्रेस कोड के ऊपर एक एप्रन पहन लीजिए, जिससे कि कोई भी प्रकार का आप भोजन बनाते हैं या डिश तैयार करते हैं तो उससे जो ऑयल या अन्य चीजें आपके बॉडी पर या आपके कपड़े पर आएंगी तो वो एप्रन से क्या है, आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन में रहेंगे, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। तो हम जब एप्रन का यूज करते हैं, उसको पहनते हैं, तो हमारे जो कीमती कपड़े होते हैं वो गंदे होने से बच जाते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं वो, इससे हमें काफी हेल्प मिलती है। तो हमें किचन में एप्रन का यूज जरूर करना चाहिए, मतलब एप्रन कुकिंग के लिए बहुत जरूरी है। एप्रन इज मस्ट। कैसे बोलेंगे? एप्रन इज मस्ट। दोस्तों, जब भी मैं किचन में जाता हूँ तो मैं एप्रन का यूज करता हूँ। आई यूज एप्रन। क्या बोला मैंने आपको? आई यूज एप्रन। अगर मैं यही बात अपनी माँ के लिए बोलूं कि मेरी माँ जब भी कुकिंग करती या किचन में कुछ भी खाना बनाने या सामान बनाने के लिए जाती है तो वो हमेशा एप्रन का ही यूज करती है। वो सबसे पहले एप्रन पहनती है। मतलब मुझे ये कहना है कि मेरी माँ एप्रन का यूज करती है। तो अब मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों? थर्ड पर्सन। मेरी माँ थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन की लाइफ में हम जब भी बताते हैं कि थर्ड पर्सन ये काम करता है, जैसे मैं अगर बताऊं कि मेरे पापा पैसे कमाते हैं, अगर मैं बताऊं मेरे पापा कार चलाते हैं, तो इसका मतलब कि मैं थर्ड पर्सन की लाइफ के बारे में बता रहा हूँ कि उसकी लाइफ में वो ऐसा करता है। यहाँ पर मैं मम्मी की बात करूँ कि मम्मी एप्रन यूज करती है, तो मैं कैसे बताऊंगा उसको? थर्ड पर्सन के लिए जब भी हम उनके बारे में बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा एक्शन जो होता है उस एक्शन में हम एस या ईएस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर यूज में डियर ऑलरेडी ई लगा हुआ है तो हमें ईएस का यूज नहीं करना है, हमें केवल एस का यूज करना है। तो मुझे बताना है कि मेरी माँ एप्रन यूज करती है। माय मदर यूजेस एप्रन। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कैसे बोलूंगा कि मैं एप्रन यूज करता हूं? आई यूज एप्रन। जब खुद के बारे में बताएंगे दोस्तों तो याद रखिएगा एस और ईएस का यूज बिल्कुल नहीं करना है आपको। लेकिन जब थर्ड पर्सन के बारे में बता रहे हैं तो याद रखिएगा कि थर्ड पर्सन की लाइफ के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं या बताते हैं तो एस और ईएस एक्शन के साथ जरूर यूज करते हैं। तो आजकल के जो घर होते हैं उनमें गंदगी बहुत जल्दी होने लगती है, धूल मिट्टी, इसीलिए सभी लोग क्या करते हैं? पहले झाड़ू लगाते हैं, फिर पोछा लगाते हैं। दोस्तों, पोछा लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं मॉप द फ्लोर। क्या बोलते हैं? मॉप द फ्लोर। वैसे बेसिकली अगर हम मेल्स की बात करें या लड़कों की बात करें तो लड़के ये काम घर पर बहुत कम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन लड़के जो ये काम है जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना या कुकिंग का वर्क है या फिर घर की साफ सफाई है, ये बहुत कम करते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं पोछा लगाने वाला काम बिल्कुल नहीं करता, मैं अपने घर पे पोछा नहीं लगाता हूं। अगर मुझे ये सेंटेंस बोला है कि मैं ऐसा काम नहीं करता हूं तो मैं सिंपल वे में कैसे बोलूंगा इंग्लिश में? आई डोंट। दोस्तों, यहाँ पर अब आप सीख चुके हैं कि हम जब डू नॉट को मिलाते हैं तो क्या बोलते हैं? डोंट। तो यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं पोछा नहीं लगाता हूँ, पोछा लगाने वाला काम मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। आई डोंट मॉप द फ्लोर। तो फिर डियर कोई ना कोई तो मेरे घर पे पोछा लगाता होगा, मेरे घर पे पोछा तो लगता होगा। हाँ, मैं ये बताना चाहूँ कि मेरी मम्मी पोछा लगाती है। अब मैं मम्मी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिएगा फिर मम्मी थर्ड पर्सन है, तो मैं अगर बताना चाहूंगा कि मम्मी पोछा लगाती है तो मैं बोलूंगा माय मदर मोप्स। अब यहाँ पर मैंने क्या किया? मोप जो एक्शन है उसमें मैंने क्या यूज किया? एस। तो हम यहाँ पर बोलेंगे माय मदर मोप्स द फ्लोर। तो इस तरीके से मतलब मैं अपने सेंटेंस को कंप्लीट करता हूँ कि मैं पोछा लगाने वाला काम नहीं करता हूँ लेकिन मेरी मम्मी करती है। किसी त्योहार या राष्ट्रीय त्योहार पर व्रत करना, व्रत करने को इंग्लिश में बोलेंगे कीप फास्ट। दोस्तों, एक्चुअली क्या है, लाइफ इतनी फास्ट है और इतनी व्यस्त हो जाती है जिससे कि मैं व्रत नहीं रख पाता हूँ। अगर मुझे बोलना है कि मैं व्रत रखने वाला काम नहीं करता हूँ तो मैं सिंपल वे में बोलूंगा आई डोंट कीप फास्ट। लेकिन मुझे अगर ये बोलना है कि मेरी मम्मी व्रत रखती हैं, मतलब व्रत रखने वाला काम मेरी मम्मी करती हैं, तो किस तरीके से बोले? माय मदर कीप्स फास्ट। तो जो मेरी व्रत रखने का काम है वो मेरी मम्मी करती है। तो मैंने यहाँ पर अपने सेंटेंस को कंप्लीट किया। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि आप व्रत रखते हैं तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप पूछेंगे? अगर हम किसी व्यक्ति से उसका पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं
तो आपको ऑलरेडी मालूम है हम डू का यूज करते हैं, तो हम डू से क्वेश्चन क्लियर करेंगे। डू यू कीप फास्ट। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा अपने आंसर में कि मैं व्रत नहीं रखता हूं, लेकिन व्रत रखने वाला काम मेरी मम्मी करती है, तो मैं सिंपल में मैं आंसर दे दूंगा नो आई डोंट कीप फास्ट बट माय मदर कीप्स फास्ट। तो अभी आपको एक कंफ्यूजन होगा कि कहां पर एस का यूज किया जाए, कहां पर एस का यूज किया जाए। चलिए हम सीखते हैं, इस डाउट को भी क्लियर कर लेते हैं एक सिंपल वे में। मैं आपको एक रूल बता रहा हूं, जिस रूल के अंतर्गत आप सीख जाएंगे कि एस कहां यूज करना है और ईएस कहां यूज करना है। दोस्तों अभी मैं जो रूल आपको बता रहा हूं वो ईएस के लिए है कि आपको ईएस का यूज किस तरीके से करना है। चलिए सीखते हैं ईएस का यूज कैसे करते हैं। दोस्तों अगर किसी वर्ड के लास्ट में एस, एसएस, एसएच, सीएच, ओ, एक्स एंड जेड अगर आता है तो इन सभी के लिए हम ईएस का यूज करते हैं। जैसे बस, बस के एंड में क्या है दोस्तों एस, तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे ईएस। अगर जैसे मैं बोलूं पुश, तो पुश में लास्ट में डियर क्या लगा हुआ है एस एच, तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे ईएस। जैसे कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में ओ है, जैसे गो, तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे ईएस। तो ऐसे दोस्तों जितने भी वर्ड्स हैं इन्हीं वर्ड्स के लिए हम केवल ईएस का यूज करेंगे, और जब किसी वर्ड के लास्ट में ये वर्ड्स नहीं होंगे तो फिर वहां पर ईएस का यूज नहीं करते हैं और उसकी जगह एक्शन के साथ एस का यूज किया जाता है। दोस्तों इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है, स्वास्थ्य ही धन है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन दोस्तों आपको मालूम है लोग हेल्थ की जगह वेल्थ पर फोकस कर रहे हैं, जिससे उनकी बॉडी अनफिट हो रही है, काफी बीमार हो रहे हैं वो। और आपको मालूम है फिट होने के लिए जैसे हम कई प्रकार की एक्सरसाइजेस यूज करते हैं। जैसे कई लोग सुबह सुबह घूमने निकल जाते हैं, कई लोग जॉगिंग के लिए निकल जाते हैं, कई लोग रनिंग के लिए निकलते हैं। दोस्तों सुबह सुबह घूमने के लिए निकलना उसको इंग्लिश में बोलते हैं गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। और कई लोगों ने अपना रूटीन चेंज कर रखा है, उनको सुबह टाइम नहीं मिलता, सोते रहते हैं या थके हुए रहते हैं इसलिए लेट उठते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं शाम को घूमने के लिए निकल जाते हैं फिट होने के लिए, ताकि वो फिट रहे। घूमने के लिए इवनिंग वॉक पर जाना उसको इंग्लिश में बोलते हैं गो फॉर एन इवनिंग वॉक। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो वर्ड यूज किया है एन, वो क्यों यूज किया है ग्रामर के अनुसार आप समझ लीजिएगा। देखिए अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था सुबह सुबह घूमने निकलना या जाना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो मैंने मॉर्निंग वॉक से पहले किसका यूज किया था आ, तो यहाँ पर लेकिन इवनिंग वॉक के लिए मैं किसका यूज कर रहा हूँ एन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल के रूल को फॉलो करना है। तो शाम को घूमने जाना गो फॉर एन इवनिंग वॉक। दोस्तों ये आपके कंपटीशन में भी हेल्प करेगा, आपके स्पोकन इंग्लिश में तो हेल्प करेगा ही, साथ में रिटन लैंग्वेज में भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसका ध्यान रखिएगा कि हमें एन का यूज करना है इवनिंग वॉक से पहले। दोस्तों जब लाइफ काफी व्यस्त हो जाती है, आपके पास काफी टास्क है, वर्क है, तो हमें क्या है सांस लेने की भी फुर्सत नहीं रहती है, अपने ऑफिस से निकलने की फुर्सत नहीं। जब हम ये कहते हैं कि मुझे तो सांस लेने की फुर्सत नहीं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं माई लाइफ इज हेक्टिक। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि मेरी लाइफ काफी व्यस्त है, मुझे कोई दूसरा काम करने की फुर्सत नहीं है, मुझे अपने बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है, मेरी लाइफ इतनी व्यस्त है। तो आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं माई लाइफ इज हेक्टिक। और माई लाइफ हेक्टिक होने के कारण दोस्तों मैं सुबह सुबह घूमने नहीं निकल पाता हूँ, तो मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाता हूँ। अगर मुझे बताना है कि मैं मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाता हूँ तो मैं इसको कैसे बोलूंगा आई डोंट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। लेकिन दोस्तों मेरी मम्मी का रूटीन है, वो कई सालों से मॉर्निंग वॉक पे जा रही है और वो आज भी मॉर्निंग वॉक पे जाती है, तो मुझे ये बताना है कि मेरी मम्मी मॉर्निंग वॉक पे जाती है, तो मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ बट माय मदर। अब यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा जो गो वर्ड है वो लास्ट में किससे एंड होता है ओ, और आप सीख चुके हैं कि जहां पर जिस जगह ओ वर्ड हो वहां पर हम किसका यूज करते हैं ईएस। तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि मेरी मम्मी मॉर्निंग वॉक पर जाती है बट माय मदर goes for a morning walk। और जब जिस वर्ड के लास्ट में es यूज किया जाता है तो वहां पर एक साउंड सुनाई देता है ज। कौन सा साउंड सुनाई देता है ज। देखिए अगर हम s का यूज करते हैं किसी वर्ड के लास्ट में तो हमें केवल एक साउंड सुनाई देता है स। क्या सुनाई देता है सा। लेकिन es के साथ दूसरा रूल फॉलो होता है, es जब किसी वर्ड में यूज करते हैं तो वहां पर आपको ज सा सुनाई नहीं देता है, जा सुनाई देता है। तो इस चीज को आप स्पोकन इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप किसी से बोलेंगे इंग्लिश, आप किसी के सामने इंग्लिश की स्पीच देंगे तो इन रूल्स को आपको माइंड में रखना होगा ताकि एक अच्छे इफेक्टिव स्पीकर के रूप में आप प्रेजेंट करें अपने आप को। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि सर आप शाम को घूमने जाते हैं या आप इवनिंग वॉक पे जाते हैं,
तो आप किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे? आप मुझसे पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पर्सनल क्वेश्चन डू से पूछेंगे आप। डू यू गो फॉर एन इवनिंग वॉक? दोस्तों मैं अगर इवनिंग वॉक पर नहीं जाता हूं तो मैं आंसर दे दूंगा नो में, नो आई डोंट गो फॉर एन इवनिंग वॉक। बट अगर मेरे पापा इवनिंग वॉक पर जाते हैं तो मैं बता सकता हूँ बट माई फादर गोज फॉर एन इवनिंग वॉक। Thank you so much for watching this video.